स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। साल 2023 सितंबर के महीने में जम्मू कश्मीर के सांबा कठुआ सेक्टर से इंटरनेशनल बॉर्डर से फेंसिंग को काट कर लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी, जिसमें जिनको लीड कर रहा था सुलेमान शाह, ये 3 आतंकवादी, सुलेमान की करीबन 25 साल की उम्र थी, भारत में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, घुसपैठ कर देते हैं। ये तीनों घुसने के बाद यहाँ से बडगाम में, राजौरी में, पूंछ में, यहाँ पे अपने एक्टिव रीजन्स बनाते हैं और इसके बाद यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग अटैक्स की भारत के ऊपर, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक्स की प्लानिंग करना यहीं से शुरू करते हैं। 2024 में इस पूरे ग्रुप ने जो ये एंटर हुआ था, जिसको सुलेमान लीड कर रहा था, इसने 3 बहुत बड़े अटैक किए हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर जम्मू कश्मीर रीजन में। लेकिन इनमें से एक सबसे बड़ा अटैक था अक्टूबर 2024 का। इस अटैक को आप लोग जानते होंगे जेड मोर टनल अटैक के नाम से। जेड मोर टनल पर श्रीनगर सोनमर्ग हाईवे के ऊपर यह अटैक किया गया। इस पूरे अटैक को जो लीड किया गया था, इसमें सुलेमान तो था, इसके साथ में जिब्रान था और उसके साथ हमजा अफगानी भी था। साथ में एक और आतंकवादी था जिसका नाम था जुनैद अहमद भट्ट। इन चारों ने अटैक किया था। इस अटैक में जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वहाँ पे थे उनको मारा गया। 7 लोग थे, उनको मारा गया, जिसमें से एक डॉक्टर भी थे, वो भी इसमें शामिल थे। इस अटैक के बाद ये लोग जंगलों में वापस भाग गए। ये जो जिब्रान था इनमें से, ये POK के खागला का रहने वाला था, कैटेगरी A टेररिस्ट था, ISI के द्वारा ट्रेन किया गया था। दूसरा जो एक और शख्स था, एक और टेररिस्ट था जिसका नाम था हमजा अफगानी, ये इसका असली नाम दरअसल हबीब ताहिर था और ये POK के रावलकोट के अजीज़ गांव का रहने वाला था। 2021 में इसने लश्कर तैयबा को ज्वाइन किया और उसके बाद, क्योंकि बहुत ही कम उम्र के थे ये सारे के सारे लड़के, 2021 में लश्कर तैयबा को ज्वाइन किया। मरकज़ सौदाए कश्मीर जो है, वहाँ से पूरी ट्रेनिंग ली, ISI के निगरानी में काम किया और उसके बाद में इसको कोड नेम जो था ये अफ़गानी दिया गया। अफ़गानी क्यों दिया गया था? क्योंकि इसका जो गांव था अजीज़, जहाँ से आता था, तो 18वीं सेंचुरी के जो वहाँ पे सौदजाई पठान सेटलर्स थे जो वहाँ पे रहने आए, तो वहाँ पे पठानी गांव था, वहाँ पे सारे कुछ अफ़गानी लोग थे जो वहाँ पे काफ़ी सारे रहते थे मेजॉरिटी में। इस वजह से इसको हमजा अफ़गानी नाम दे दिया गया, हबीब ताहिर को। खैर, ये जो लोग थे सारे के सारे चारों टेररिस्ट 2023 से सितंबर से आए। उसके बाद में यहाँ 24 में इन्होंने 3 बड़े अटैक किए। जेड मोर टनल अटैक उसमें सबसे बड़ा था। इसके बाद ये जो लोग थे, ये चारों आतंकवादी एक बहुत बड़े हमले की अब प्लानिंग करने लगे थे और अगला साल ये जो था 2025, अब वो आने वाला था। 2025 आ चुका था, अप्रैल का महीना था। 16 से और 17 अप्रैल के आसपास की बात है, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक भड़काऊ भाषणबाजी की कश्मीर मुद्दे के ऊपर। कश्मीर को लेकर उसने भारत को भी निशाना बनाया और ये सारी भाषणबाजी जो थी वो की गई पाकिस्तान के अंदर। और इस पूरी स्पीच के अंदर आसिम मुनीर ने कई ऐसी चीज़ें की थी जिसने ये जो आतंकवादी थे इनको भी भड़काया। इसी के तहत अगले ही दिन, आप ये देखिए, एक दिन पहले आसिम मुनीर की पाकिस्तान में ये जो स्पीच हुई है, इसके एक दिन के बाद 18 अप्रैल 2025 को POK के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के रावलकोट के खेरा गला एरिया में यहाँ एक सभा जो थी उसको ऑर्गेनाइज किया गया। लश्कर तैयबा के दरअसल 2 आतंकवादी थे, आकिब हलीम और अब्दुल वहाब। इन दोनों को, उनको एक तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये आतंकवादियों ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस जो थी इसको यहाँ ऑर्गेनाइज किया था। इसको जो लीड कर रहा था वो शख्स था इनका अबू मूसा, LET का जो कमांडर था, वो इस पूरे रैली को लीड कर रहा था। ये पहले रैली निकली, उसके बाद इन्होंने कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे इसने अपनी अबू मूसा ने भाषणबाजी की। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ये दोनों असल में थे कौन? जो आतंकवादी जिनका भी हमने नाम बताया, जिनको ट्रिब्यूट ये लोग दे रहे थे, दरअसल ये वो 2 आतंकवादी थे जिनको भारत की हमारी फौज ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मार्च 17, 2025 और एक को तो अप्रैल 2024 में ही मार गिराया था। एक मार्च 2017 में हलीम को यहाँ कुपवाड़ा में ख़त्म किया है और वहाब को अप्रैल 2024 में ये सोपोर के अंदर उसको एनकाउंटर उसका कर दिया था। इन दोनों को लेकर ये रैली एक अचानक ऑर्गेनाइज की गई इस पूरे आतंकवादी संगठन LET के, लश्कर तैयबा के द्वारा। और इस रैली के अंदर यहाँ पे मूसा जो था, अबू मूसा, उसने कश्मीर को लेकर बेहद भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया। उसने कहा, यहाँ पे उसने आर्टिकल 370 का जिक्र किया। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इंडिया ने कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की है। तुमने 10 लाख आर्मी डिप्लॉय की, पुलवामा, पूंछ, राजौरी में राम की गूंज चाहते हो, लेकिन LET तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। मोदी, तुम अपने बंद कोर्ट रूम में ऑर्डर्स पास करते हो, लेकिन बैटलफील्ड के मुजाहिदीन हम हैं।
इस तरह के उसके भड़काऊ भाषण थे जो वो लगातार उगल रहा था। और कहीं ना कहीं ये आसिम मुनीर, ISI और ये जो पाकिस्तान है, इनकी वजह से ही यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज़ें शुरू की थी। उसने ये भी कहा कि हम गोलियां बरसाएंगे, गर्दन काटेंगे और अपने जो शहीद हैं हमारे, उनको सेक्रीफाइस को, उनकी इज्जत करेंगे। अब आप ये देखिए कि एक तो अचानक से मार्च में जिसको वहाब को एनकाउंटर किया है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उसके लिए इसने रैली की अगले ही महीने अप्रैल में, क्योंकि रैली हुई है। लेकिन एक और आतंकवादी इसका जो पिछले साल 2024 के अप्रैल में, यानी 1 साल पहले मारा गया, अचानक उसके नाम से रैली करना, उसके नाम से कॉन्फ्रेंस करना, उनको ट्रिब्यूट देना, ये सब कहीं ना कहीं देखा गया कि ये कश्मीर में पहले से ही कुछ प्लान करके, बड़ा प्लानिंग करके बैठे थे। और इसी के तहत ISI के मार्गदर्शन में, उसके निर्देशन में आसिम मुनीर ने ये जो 1 दिन पहले ही कश्मीर मुद्दा उठाया था, और यहीं से फिर ये सीक्वेंस देखने को मिला कि किस तरह से महज 1 हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ा अटैक भारत के ऊपर किया गया। तो अब 18 अप्रैल को ये रैली खत्म हुई रावलकोट में POK के अंदर। इसके 2 दिन के बाद में, इस भड़काऊ भाषणबाजी के 20 अप्रैल 2025 की रात को लगभग 8 बजे के आसपास की बात बताई जाती है, जब ये 3 आतंकवादी जो पहले ज़ैड-मोर टनल पे अटैक कर चुके हैं, सुलेमान, हमजा और एक और जिब्रान, ये तीनों के तीनों यहाँ पे 8 बजे के आसपास में रात को पहलगाम से 4 किलोमीटर दूर करीबन एक पहाड़ी पे एरिया है, वहाँ पे गुजर कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग रहते हैं। पूरा गांव जो है, एरिया जो है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वो रहते हैं। एक रिमोट एरिया है, चढ़ाई करके जाना पड़ता है। इस एरिया में पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचने के बाद में यहाँ 2 भाई रहा करते थे, अभी भी उनका जो परिवार है वहाँ पर रहता है, बशीर अहमद जोथार और परवेज़ अहमद जोथार। ये परवेज़ और बशीर जो थे, इनके घर पे पहुंच जाते हैं ये तीनों आतंकवादी जो थे। तीनों टेररिस्ट ने पहले परवेज़ के घर पे गए 20 तारीख को, और रात में 8:30 बजे के आसपास वहाँ जाके, क्योंकि परवेज़ पहले से इन लोगों को जानता था, उसके घर पे उसकी वाइफ से खाना मांगा, खाना खाया वहीं पे। उसकी वाइफ को जब वहाँ से निकल रहे थे, उस समय पर पहले तो वहाँ पे रुके हैं, उसके बाद जब निकल रहे थे अगले दिन वहाँ से, तो 2,500 रुपये उसको दिए वाइफ को। 500 रुपये के 5 नोट थे, जो एग्जैक्ट सामने फिगर आया है। 2,500 रुपये दिए। अगले दिन बशीर के घर पे गए, परवेज़ के घर पे 1 दिन रुके, यानी 20 की रात। 21 की जो रात थी वो इन्होंने बशीर के घर पे विजिट किया, वहाँ पे खाना खाया, वहाँ पे रुके। उसके बाद बशीर के घर से उसको पैसे भी दिए, और जब निकल रहे थे तो धमकी दी कि अगर किसी को बताया हमारे बारे में तो अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसके बाद फाइनली 22 अप्रैल का ये सुबह का दिन लग चुका था। 22 अप्रैल को ये सुबह से ही जंगलों के रास्ते से होते हुए बशीर के घर से चढ़ाई से ऊपर नीचे उतरते हैं और सीधा बैसारन वैली पहुँच जाते हैं। 22 अप्रैल 2025 बैसारन वैली पहुँचे। लोग यहाँ टूरिस्ट कई सारे आए हुए थे, अपने खुशी से अपने वैकेशन को एंजॉय कर रहे थे। पहलगाम से करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर ये वैली है, जहाँ पे उस समय पर मतलब ये वहाँ का रास्ता ऐसा है कि सिर्फ पोनी पर जाया जाता है वहाँ पे, और कोई गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। ये हेविली आर्म टेररिस्ट, ये तीनों, इनके साथ में कुछ और लोग साथ में शामिल थे, ये सब यहाँ पे हेविली आर्म टेररिस्ट अपनी M4 कार्बाइन लेकर, AK-47 लेकर, हाईली असॉल्ट राइफल जो होती हैं वो लेकर यहाँ पहुँच जाते हैं, और निहत्ते सिविलियंस के ऊपर, एक तरह से 26 ऐसे सिविलियन जिनको उनका धर्म पूछ के, वो हिंदू हैं या नहीं ये पूछ के, उनके बीवी उनके बच्चों के सामने इन कायरों ने अंधाधुंध फायरिंग करके उनको मार दिया। दोस्तों, आपको बताने से पहले कि कैसे ऑपरेशन महादेव को ऑपरेट किया गया, किस तरह से इन आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया, क्या वो प्लानिंग थी, आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, भारत की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। हमारे सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं और लेटेस्ट बैचेज हैं। क्लासेस जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करिए, अपना कोर्स परचेज करिए, और यकीन मानिए जो प्राइस आपको दिख रहा है उस प्राइस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप VJ Live कोड लगाते हैं। अपना कोड लगाइए, डिस्काउंट प्राप्त करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। इस अटैक के बाद, यानी पहलगाम अटैक को करने के बाद, ये सारे आतंकवादी बैसारन वैली से पीछे की तरफ जंगलों में, घने जंगलों में भाग जाते हैं। ये वो घने जंगल थे जो त्राल को, पहलगाम को, दशीगाम नेशनल पार्क को कनेक्ट करता है आपस में, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ जंगल। अब जब ये अटैक हुआ है और जब ये भाग चुके, इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी आर्म फोर्सेस तो हाई अलर्ट पर, सिक्योरिटी अलर्ट हाई कर ही दिया था। लेकिन दिल्ली में रात को एक मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, जिसके अंदर ये डिसीजन लिया गया कि कुछ भी हो जाए, ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने ये किलिंग्स की हैं, ये हमारे देश से, भारत से सीमा को क्रॉस नहीं करने चाहिए, अब ये भागने नहीं चाहिए यहाँ से, इनको यहीं पे ख़त्म किया जाएगा। ये चीज़ एक सुनिश्चित कर ली गई थी। इसके लिए एक और ऑपरेशन था, उसको प्लान कर लिया गया था। लेकिन पहले बारी थी
जहाँ से ये आतंकवादी आते हैं उन लोगों को टारगेट करने की, उन आतंकवादी संगठनों को और उनके सारे बेसिस को टारगेट करने की। और उसी के तहत आप सभी जानते हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर तो एक डिटेल वीडियो हमने किया, कैसे उन 9 साइट्स को, टेरर साइट्स को, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा की क्या उनकी डिटेल थी, क्या उनकी हिस्ट्री थी, कब कब ये बनी थी, कितने लोग वहाँ रहते थे और किस तरह से हमने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन सिंदूर। एक डिटेल एपिसोड है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जब ये ऑपरेशन सिंदूर था, ये तो चल रहा था, ये हो चुका था। इसके होने के बाद में जो सीज़ फायर वायोलेशन होता गया पाकिस्तान के तरफ से, बाकी जो भी चीज़ें रहीं, इन सब के बीच में एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली चल रही थी वो थी जम्मू कश्मीर पुलिस का, हमारे आर्म फोर्सेस का लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर कॉम्बिंग ऑपरेशंस, सर्च ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, इंटेरोगेशंस। हर किसी व्यक्ति से जिसके ऊपर शक था उससे पूछताछ की जा रही थी। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी और अब NIA जो थी उसने कमान संभाल ली थी। इस पहलगाम अटैक के बाद 3 स्केचेस ऐसे थे जो जारी हुए, और वो स्केचेस जो थे वो वहाँ के जो पोनी राइडर्स थे उनसे, शॉपकीपर्स से, जो विक्टिम्स थे उनके, जो बचे हुए यहाँ पे लोग थे उनसे पूछ के ये सारे स्केचेस बनाए गए थे। सारे के सारे स्केचेस वो थे जिसमें आतंकवादियों के चेहरे देखे जा सकते थे, जो OGW, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स उनको हेल्प कर रहे थे वहाँ पे, आदिल ठोकर जिसमें से एक था, एक और आतंकवादी, इन लोगों के चेहरे देखे जा सकते थे। इन स्केचेस को सर्कुलेट किया गया। सुलेमान एक आतंकवादी था, इसमें बहुत बड़ा इसका रोल था इस पूरे अटैक के अंदर। 20 लाख का उसके सर पर इनाम रखा गया और ये सारे स्केचेस जो थे पूरे नेशन वाइड रिलीज़ कर दिए गए। यहाँ जब NIA इन्वेस्टिगेशन में आई तो करीबन जब 22 अप्रैल से लेके 22-23 जुलाई के आसपास की बात बताई जाती है, NIA ने टोटल 1055 लोगों से पूछताछ की है। शुरुआती जो पूछताछ थी वो 300-400 लोगों से जब पूछताछ ख़त्म हुई, उसके बाद ये बताया जाता है कि शॉपकीपर्स, फोटोग्राफर्स, जो वहाँ पे दुकानदार थे, जो वहाँ पे पोनी ऑपरेटर्स थे, इन सब से पूछताछ करने के बाद में एक बड़ी लीड मिली। NIA को एक बड़ी लीड ऐसे मिली कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति था, करीबन 60 साल की उसकी उम्र थी। उसने ये बताया, उसने एक शख्स का नाम लिया जिसका, उसने कहा कि परवेज़ जो है एक हिल एरिया में रहता है, यहीं पे ऊपर 3 से 4 किलोमीटर दूर, और उस हिल एरिया में परवेज़ के घर पे कुछ इस अटैक के एक दिन पहले कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई थी। कुछ ऐसे लोग आए थे जिनके ऊपर शक हो रहा था और वो बाहर से आए हुए थे, वो यहाँ के नहीं लग रहे थे। अब जब ये चीज़ सामने आई तो इसके बाद सीधा परवेज़ को देखा गया। दरअसल हुआ क्या था यहाँ पे कि परवेज़ जो है वो इस पोनी ट्रैवलर का, ये 60 साल का जो शख्स था, इसको जानता था, ये कॉमन फ्रेंड्स थे। और इनकी जो दोनों की वाइफ थी, इस पोनी ट्रैवलर की वाइफ को परवेज़ की वाइफ ने बताया था कि एक रात पहले उसके यहाँ कुछ ऐसे लोग आए थे, उन्होंने कुछ पैसे दिए और खाना आना खाया और वापस चले गए। तो यहाँ से इसको पता चला था और तब जाके फिर बाद में NIA की पूछताछ में उसने बताया है। तो खैर यहाँ से परवेज़ का पता चला। NIA ने परवेज़ और बशीर दोनों को अरेस्ट कर लिया, दोनों को कस्टडी में लिया। कस्टडी में लेने के बाद इंटरोगेशन की गई और इंटरोगेशन में इनसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई। इन्होंने बताया भी कि इस तरह के लोग थे जो आए थे, सारी चीज़ें ये कबूल गए। लेकिन अब बड़ा चैलेंज था कि आखिर इनको पहचाना कैसे जाए कि कौन लोग हैं। इसके लिए NIA ने इन्हें कुछ फ़ोटो दिखाना शुरू किए। अब ये जो फ़ोटोज़ थे ये थे अक्टूबर 2024 के। अक्टूबर 2024 में दरअसल एक ऑपरेशन, जो हमने आपको बताया कि जुनैद अहमद भट्ट एक और आतंकवादी था जो कि जेड मोर टनल अटैक में शामिल था, उसे डच्चीगाम फॉरेस्ट में हमारी फोर्सेज ने सिक्योरिटी ऑपरेशन एक एनकाउंटर किया, उसमें मार गिराया था। ये जो आतंकवादी था, इसके बॉडी के पास एक फ़ोन मिला था, इसी का फ़ोन था, और उस फ़ोन के अंदर कई सारे ऐसे फ़ोटोज़ थे जिसमें 3-4 आतंकवादियों के साथ जुनैद की फ़ोटो थी, इस आतंकवादी की। कुछ और जो जेड मोर अटैक में आतंकवादी इन्वॉल्व थे उनकी फ़ोटोज़ थी। कुछ नाडरा कार्ड्स जो होते हैं पाकिस्तान के, वो इन्वॉल्व थे, उनके फ़ोटोज़ थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सब एजेंसी ने सेव करके रखा हुआ था आगे इंटरोगेशन के लिए, ऐसे यूज़ करने के लिए। और अब ये समय आ चुका था, परवेज़ और बशीर को यही फ़ोटोज़ दिखाए एजेंसी NIA ने। जब ये फ़ोटोज़ दिखाए तब बशीर ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये सुलेमान है, ये शख्स जो है ये हमारे घर पे आया था रात को 8:30 बजे के आसपास में, और बाकी ये जो लोग हैं ये तीनों के तीनों यहाँ पे मौजूद थे। ये पहले परवेज़ के घर पे रुके, फिर बशीर के घर पे रुके, उसके बाद अगले दिन यहाँ से चले गए। यहाँ से ये सामने आ चुकी थी बात कि पहलगाम अटैक करने वाले यही आतंकवादी हैं। खैर NIA ने ये जो दोनों भाई थे परवेज़ और बशीर, इनके ऊपर UAPA लगाया। UAPA के सेक्शन 19 के तहत इनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि दोनों ने नोइंगली, जानते हुए भी कि ये सब टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, इनको पनाह दी थी अपने घर में।
इन तीनों आतंकवादियों का पाकिस्तान ओरिजिन भी यहीं से डिसाइड हो गया था और सामने आ गया था, क्योंकि पाकिस्तानी नाडरा जो कार्ड्स होते हैं वो इनके पास से मिले थे जुनैद के फ़ोन में, उनको भी रिकवर किया गया था उनके फ़ोटोज़ को। तो इन्वेस्टिगेशन अब लगातार चली रही थी, इंटरोगेशन लोगों से हो रहा था, सैकड़ों लोगों को लगातार इंटरोगेट किया जा रहा था। इस बीच में आईबी और बाकी एजेंसीज भी अपना काम कर रही थी। आईबी को अपने ह्यूमन एंड से पता चला कि दाचिगाम फॉरेस्ट में लगातार ये जो ट्रेल है, यहीं पे ये आतंकवादी जो हैं वो छुप रहे हैं, और ये चीज़ें इस तरह से पता चली थी। और करीबन 22 मई के आसपास में आईबी को पहला इंटेल मिल चुका था, ह्यूमन इंट, कि यहाँ पे इस एरिया में ये जो आतंकवादी हैं इनको देखा जा रहा है। कई अलग अलग जो वहाँ पे रहने वाले जंगलों के अंदर जाते हैं जो लोग, रहने वाले लोग हैं, शख्स हैं वहाँ के, उनके द्वारा भी ये हरकतें देखी जा रही हैं। और दूसरी चीज़, कुछ सिग्नल्स भी थे जो कि हम उनको ट्रैक कर पा रहे थे। इस तरह के सिग्नल थे जो कि श्रीनगर के हारवान एरिया के आसपास, जो ऐसा एरिया जहाँ पे हारवान को जो अनंतनाग के गांडरबल से जोड़ता है, इस एरिया के नज़दीक में बीचों बीच में कहीं ना कहीं इस तरह के सिग्नल जो थे उनको देखा जा रहा था। अच्छा, आईबी ने और आर्मी ने अब 22 मई से ही, करीबन आप ये देखिए कि 22 मई से ये ऑपरेशन पूरा शुरू किया, ऑपरेशन महादेव जिसको अभी हम नाम देते हैं। ऑपरेशन महादेव 22 मई से शुरू किया। उसके बाद में फाइनली 22 जुलाई तक आते आते हम ये कंफर्म हो चुके थे कि ये आतंकवादी जो हैं वो स्पेसिफिक इस प्रिसाइज लोकेशन पे यहाँ पे छुपे हुए हैं। कैसे हुआ ये कि दरअसल जो सिस्टम्स हम, जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे थे, हमारी भारतीय सेना यूज़ कर रही थी, उसके तहत ये देखा गया कि एक चाइनीज़ वावई जो फ़ोन है, सैटेलाइट फ़ोन, उसके सिग्नल जो हैं उनको 11 जुलाई को इंटरसेप्ट किया गया है। ये जो वावई चाइनीज़ सैटेलाइट फ़ोन है, एलईटी के ऑपरेटर्स पहले भी काफ़ी सारे मिशंस में इसका यूज़ कर चुके हैं। चाइना का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को और इस तरह के सैटेलाइट फ़ोन्स वो अपने देता है आतंकवादियों को भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। ये सारी चीज़ें पहले भी देखी गई थी। तो यही जो सेम सैटेलाइट फ़ोन थे जिनको कॉल्स के लिए, मैसेजेस के लिए, खैर इनके मैसेज इंटरसेप्ट नहीं हो पाते थे लेकिन लोकेशन इंटरसेप्ट हो सकती थी, तो ये जो फ़ोन थे इनका यूज़ आतंकवादी कर रहे थे। 11 जुलाई का दिन था जब आईबी ने एक बार प्रॉपरली जो अपनी ह्यूमन एंड से, जो उसको जिस एरिया में पता चला था कि यहाँ पे ये हो सकते हैं, सेम वहीं की जो सिग्नल थे वो पता चलते हैं। इसके बाद ये जो सिग्नल थे इनको डिटेक्ट किया गया। सेम इस तरह के सिग्नल पहले भी कई बार देखे गए थे लेकिन उनको ट्रैक नहीं किया गया था। अब जब ये एरिया पता चल गया, उस समय पर जो लोकल नोमैड्स थे वहाँ के, जो लोकल वहाँ के रहवासी थे, निकलते थे, गुजरते थे लोग वहाँ से, उनसे आर्म फोर्सेस ने पूछताछ करना शुरू किया। उनके क्रूशियल इनपुट्स जो थे उनको लेना शुरू किया। उस फॉरेस्ट में उन्होंने कहा कि हमने कई बार सस्पिशियस मूवमेंट देखा है, कई ऐसे लोगों का 3-4 लड़कों का ग्रुप होता है और वो बंदूक उनके पास में होती है, यहाँ से वहाँ अपने टेंट बना लेते हैं, यहीं पे बैठे रहते हैं कई दिनों तक, यहीं छुपते रहते हैं। उनके पास सामान काफ़ी सारा होता है, राशन होता है एक तरह से, जैसे कि वो जंगलों में रुकने के लिए आए हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये जो लोग थे इन्होंने बताना शुरू की। टेररिस्ट जो थे वो लगातार अपनी लोकेशन क्योंकि चेंज कर रहे थे, तो ये सब बातें सुनकर, ये सब चीज़ें देख कर जब ये डेवलपमेंट हुए, 24 राष्ट्रीय राइफल्स की एक पूरी टुकड़ी, 4 पैरा एसएफ की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और सीआरपीएफ की, इन पूरे जो टेरेन थे, पथरीले इलाके थे, रास्ते थे, इसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन, इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन इन चारों फोर्सेज ने हमारी शुरू कर दिया। कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं। अब 26 जुलाई आता है। आप देखिए 11 जुलाई से अब 26 जुलाई आया। 26 जुलाई को एक बार फिर से सेकेंड टाइम एक सस्पिशियस कॉल डिटेक्ट हुई, जो कि इसी हुआवाई सैटेलाइट फ़ोन से हो रही थी, सीधी पाकिस्तान, चाइनीज़ फ़ोन से सीधा पाकिस्तान के लिए ये कॉल जो थी वो हो रही थी। इस सैटेलाइट फ़ोन के सिग्नल को एक बार फिर से ट्रैक किया गया, देखा गया, एग्जैक्ट लोकेशन जो थी वो अब हमें पता चलने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया अपने इंटरनल जो उनका सर्कल था उसके अंदर, कि यहाँ से एक बार फिर से ये अलर्ट जारी, जो सिग्नल्स हैं उनको ट्रैक किया गया है। और दाचिगाम फॉरेस्ट के मुलनार एरिया के अंदर यहाँ पे एक फुल स्केल ऑपरेशन जो है अब हमें लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी यहाँ छुपे हो सकते हैं, पूरी जानकारी यहाँ की है। इन सब के बाद ही यहाँ पे इस ऑपरेशन को महज 3 दिन पहले नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। महादेव पीक के पास में ये जो पूरी जगह है उसको डेडिकेट करते हुए, हमारे भगवान शिव को डेडिकेट करते हुए महादेव, ऑपरेशन महादेव इसको नाम दिया जाता है। अगले दिन अब यहाँ से उन लोकल नोमैड्स से जो वहाँ पे आसपास रहते हैं उनसे एक बार फिर से आर्मी के लोगों ने पता किया कि अब आपने कहाँ पे इनकी लोकेशन देखी है, क्या ये अभी वहाँ पे रह रहे हैं। लोगों ने कंफर्म किया कि हाँ, इनको वहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद ये जिस एरिया में छुपे थे वहाँ पे सर्वेलेंस जो ड्रोन्स होते हैं, उन ड्रोन्स को ऊपर से, बहुत ऊपर से, आसमान से, जंगलों के ऊपर निकाला गया। क्लोजअप शॉट्स लेके देखे गए कि क्या यहाँ पे मौजूद हैं ये लोग। तब वहाँ देखा गया कि हाँ, एक ग्रीन टेंट है,
एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का टेंट बनाकर उसमें कुछ लोग बैठे हैं नीचे। वो टेंट ऊपर से दिख रहा था, लेकिन आसपास उसके काफ़ी सारा राशन दिख रहा था। और आपको बता दें क्या क्या चीज़ें थी इसमें। जो गोप्रो कैमरा हैं वो थे, फूड प्लेट्स थी, प्लास्टिक बैग्स थे, ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स, इनके राशन का सामान, ड्राई राशन जो है, और बहुत सारी चाय जो थी, चाय पत्ती, ये सब यहाँ से बरामद हुई है बाद में। तो खैर ऊपर से ये सब दिख रहा था। और इसी के तहत अगले ही दिन सुबह, यानी कि 28 जुलाई की सुबह 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स की वो पूरी टीम जो थी, टुकड़ी जो थी, पूरे जंगल को घेरे हुई थी। 4 पैरा, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, ज्वाइंट ऑपरेशन था। यहाँ पे 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो लिडवास एरिया में टेररिस्ट जो थे, जिनका टेंट लोकेट हुआ था, यानी कि आप देखिए हारवान के जो जंगल हैं, जो ये पूरा डाचीगाम फॉरेस्ट है, उसमें हारवान इलाके में लिडवास एरिया के अंदर यहाँ पे एक हरे कलर का टेंट था। जैसे ही यहाँ पे हमारी आर्म फोर्सेस पहुँची हैं, तीनों आतंकवादियों को वहाँ पे देखा गया है कि ये आराम कर रहे थे, ये लेटे हुए थे। इन्होंने हरकत को सुना, हमारी फोर्सेस की, अपनी गन्स उठाई, लेकिन 4 पैरा SF जानी ही जाती है प्रिसाइजिंग शूटिंग के लिए। बिना पलक झपकते शूटिंग की जाती है, फायर किया जाता है, फायर खोला जाता है, और ऑन स्पॉट पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये सारे आतंकवादी ढेर हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। पहलगाम का बदला भारत की आर्म फोर्सेस ने ले लिया था। ये ऑपरेशन महादेव जो था वो शुरू किया गया था 11:30 पर। 12:31 वो समय था जब हमारे पास ड्रोन फुटेजेस से ये सामने देखा जा सकता था साफ कि तीनों आतंकवादी एलिमिनेट कर दिए जा चुके हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए जा चुके हैं। ये है भारतीय फ़ौज की ताकत। यहाँ पे इस साइट से ऑपरेशन महादेव के बाद में जब पूरा देखा गया क्या क्या सामान इनके पास में है, सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके इन तीनों के हाइड आउट से 17 ग्रेनेड्स मिले। अब आप देखिए कि बंदूकें किस तरह की मिली हैं। यहाँ पे एक M4 कार्बाइन कोल्ट मॉडल 933 माफ़ कीजिएगा 5.56 mm, ये यहाँ से मिली। 1995 वेरिएंट मॉडल था ये M4 कार्बाइन का। इसके अलावा रोमेनियन मॉडल 90 यानी कि AKMS 7.62 mm वाली, ये यहाँ से मिली। एक हाइब्रिड रशियन असॉल्ट राइफल AKM 7.62, ये यहाँ से मिली। ये सारे ही वेपन्स जो थे अलग अलग देशों का, एक तरह से इतने हाईटेक वेपन है ये। अगर आप लोग वेपन्स की जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलेगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, मिल जाएगा आपको चीज़ें कि ये बहुत ही हाईटेक वेपन जो यहाँ से बरामद हुए इन लोगों के पास से, इस तरह के आतंकवादियों के पास से। तो आप सोचिए किस तरह का नेटवर्क है इनका आर्म्स का, और कहाँ कहाँ से पूरे वर्ल्ड वाइड वो फैला हुआ है। तो ये वेपन जब बरामद हुए, इसके बाद एक हमारे भारतीय फ़ौज के एयरफोर्स कार्गो प्लेन से इन सारे वेपन्स को चंडीगढ़ के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा गया। वहाँ पे साइंटिस्ट ने इनको एक बार पूरी तरह से टेस्ट किया, इनकी केसिंग की गई कि क्या ये वही वेपन है, ये जस्टिफाई, क्योंकि हमें ये सामने आइडेंटिफाई करना था और लोग कई सारे सवाल उठाते हैं तो उनको जस्टिफाई भी करना था, बताना ही पड़ता है इस देश में कि हाँ असल में हमने आतंकवादियों को मारा है। तो ये एक विडंबना है कि हमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं सवाल खड़े करने लगते हैं। तो खैर यहाँ पे प्रॉपरली साइंटिस्ट ने यहाँ पे चेक किया, और साइंटिस्ट ने जब चेक किया तो ये टेस्ट की गई फायरिंग एम्प्टी बुलेट की जो केसिंग थी कि क्या ये वही वेपन है, और ये वही फाइनली निकला। 99% तक मैच था जो रिपोर्ट आई उसमें कि ये वही वेपन है जो कि पहलगाम अटैक में यूज़ हुए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह इस समय ये जो दिन था पूरा जब ऑपरेशन महादेव हुआ है, बताया जाता है सुबह के 5 बजे तक वो साइंटिस्ट के साथ में वीडियो कॉल पर थे, लगातार उनसे सारी जानकारी ले रहे थे, क्योंकि अगले दिन उन्हें संसद में जाके रिपोर्ट करना था, उनको बताना था, अपना भाषण देना था, बताना था कि किस तरह से हमने इन आतंकवादियों को मारा है, और प्लस कैसे ये आतंकवादी जो हैं ये वही हैं जो पहलगाम अटैक के में शामिल थे, मास्टरमाइंड थे। प्लस तीसरी चीज़ ये थी कि ये वही वेपन्स हैं, ये वही गोलियां हैं जो वहाँ भी यूज़ हुई थी। तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे उन्होंने अगले दिन अपना संसद में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पूरा भाषण दिया, बताया कि 100% जो मैच है वो हुआ है। जो पहलगाम में बुलेट्स यूज़ हुई थी, वो फायर हुई थी, वो इन्हीं गन से थी, इन्हीं बंदूकों से थी। हाइड आउट से इन आतंकवादियों के 3 और अलग मोबाइल फ़ोन्स मिले। लोअर रेंज कम्युनिकेशन सेट जो हैं वो भी मिले हैं। ये लोअर रेंज कम्युनिकेशन सेट्स भी चाइना के हैं। ये सारी चीज़ें भी सामने। अच्छा, पाकिस्तान के नाडरा कार्ड्स भी मिले हैं जो वहाँ के रेजिडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, उनको दिया जाता है। NTRO ये सब चीज़ों की तहकीकात कर रहा है, इसमें कई सारा डेटा जो है वो भी निकलेगा। अब मेन चीज़ यहाँ पे है कि ये जो अफ़गानी था जिसका नाम था हमज़ा अफ़गानी, जो हबीब ताहिर जिसका नाम था, हुआ ये दरअसल कि 30 जुलाई को, यानी जब ये इनके मरने के 2 से 3 दिन के बाद, 30 जुलाई 2 दिन बाद, 30 जुलाई 2025 को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहाँ उसका गांव था, वहाँ पे उसके गांव के उसके घर के लोग हमज़ा अफ़गानी के यानी हबीब ताहिर के उसका
जो लास्ट राइट्स होते हैं, एक तरह से उनकी फाइनल प्रेयर्स कर रहे थे, उसके लिए प्रे कर रहे थे। एक इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इस इवेंट में हुआ क्या दरअसल कि वहाँ पे एलईटी का एक कमांडर पहुँच जाता है जिसका नाम था रिजवान हनीफ, अपने लोगों के साथ में, उसका भतीजा भी उसके साथ में था। तो ये यहाँ पे पहुँचता है। अब घर वालों ने पहले से ही मना कर रखा था कि एलईटी की तरफ से कोई भी यहाँ पे ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग एक बार फिर से हम पे शक करें और हमारे घर का कोई भी अब दोबारा से इस तरह से आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाए, क्योंकि एक लड़का हम खो चुके हैं। खैर, रिजवान हनीफ यहाँ पे पहुँचा, लोगों ने इससे मना किया। तो इसके साथ में जो इसका बॉडीगार्ड साथ में वहाँ पहुँचे थे, जिसमें इसका एक भतीजा भी था, हमजा, उसने इसकी फैमिली को, जो लड़का था जो टेररिस्ट था मारा गया, हमजा अफगानी, उसकी फैमिली के ऊपर बंदूकें तानते हुए उनसे विरोध करना चालू किया कि तुम इस तरह से कैसे हमें भगा सकते हो। लेकिन फाइनली जैसे इन लोगों ने ये किया है, जो आसपास के लोग थे उन्होंने हनीफ के ऊपर, उसके साथी बॉडीगार्ड्स के ऊपर, उनके ऊपर चढ़कर उनको भगाया यहाँ से और कहा कि आप लोग दोबारा यहाँ पर नहीं आइएगा, और हम एक जिरगा भी प्लान कर रहे हैं जो कि हम अपोज करेंगे टेररिज्म को, इसके रिक्रूटमेंट को, क्योंकि हमारे लड़कों को एक गलत तरीके से भर्ती करते हैं और इतनी बड़ी फ़ौज के सामने कुछ ही वेपन्स दे के हमारे लड़कों को भेज देते हैं और वो इस तरह से मारे जाते हैं। तो ये एक अलग तरह का चीज़ दिखाता है कि पीओके में एक सेंटिमेंट जो एंटी टेरर सेंटिमेंट है वो लोगों में आ रहा है। ये ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ मेनली अब इन्वेस्टिगेट कर रही हैं दोस्तों कि आखिर ये जो पहली चीज़ कि इतने बड़े वेपन्स क्या ये लोग पाकिस्तान से ही लेकर आए थे या भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं से इनको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो इस पे काम कर रहा है। दूसरी चीज़, ये हाईली ट्रेन फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट कैसे यहाँ पे भारत में एंटर करते हैं। पैरा कमांडोज़ हैं, कुछ कमांडोज़ हैं इधर पाकिस्तान की आर्मी के, ये कैसे एंटर कर रहे हैं, क्या पूरा इनका नेटवर्क है, किस तरह से ऑपरेट कर रहा है, कौन कौन से OGW यहाँ पे हैं। क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि आसपास के जम्मू कश्मीर के एरिया के लोगों के हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे और अरेस्ट अभी होने वाले हैं। ऑपरेशन महादेव अभी लगातार चलेगा। ऑपरेशन केलर बीच में एक हुआ था, शानदार ऑपरेशन, उसमें भी मार गिराया था आतंकवादियों को। और आतंकवादियों की ज़िंदगी भी यही होती है, एक अटैक अगर इन्होंने किया है तो उसके बाद 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन मैक्सिमम, 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। ये था आज का एपिसोड ऑपरेशन महादेव के बारे में। आप लोग वीडियो की रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी दिनों से और हमने इसको देखा तो थोड़ी देर हुई लाने में, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। लेकिन हाजिर हैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।